हेलो सभी साथियों को इस साहित्य सरगम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे हिंदी साहित्य में नाटक विधा पर, और नाटक विधा में हम उन नाटकों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट यूनिट 8 के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं हैं। जो यूजीसी नेट यूनिट 8 है उसमें जो नाटक शामिल हैं उनसे संबंधित प्रश्नों और उनके व्याख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास होने वाली है ना, ये यूजीसी नेट हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी होने वाली है। आप प्रश्नों को देखिए, उनके उत्तर का अनुमान लगाइए। आप उनके उत्तर पता है कि नहीं पता है, उसके बाद तो हम आपको उत्तर बताएंगे ही, साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ भी आपको बताएंगे। तो हम समय ना जाया करते हुए डायरेक्ट अपने पॉइंट पे बात करेंगे, डायरेक्ट प्रश्नों पे बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 पहला प्रश्न है, महाभोज रचना 2 विधा में प्रकाशित हुई। महाभोज एक नाटक है, आप लोग जानते हैं कि ये नाटक जो है मन्नू भंडारी जी का है। तो महाभोज रचना 2 विधा में प्रकाशित हुआ। नाटक एवं उपन्यास विधा में उनके प्रकाशन वर्ष क्या क्या हैं, ये बताना है आपको। तो ये देखिए, महाभोज जो है रचना, ये 2 विधा में प्रकाशित हुआ, नाटक विधा में भी और उपन्यास विधा में भी। ठीक है, तो जो महाभोज नाटक प्रकाशित हुआ, वो 1982 में प्रकाशित हुआ, जो कि यूनिट 8 के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। और जो महाभोज उपन्यास है वो 1979 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसकी लेखिका जो है मन्नू भंडारी जी हैं। इसकी लेखिका, महाभोज नाटक की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, और मन्नू भंडारी जी के जन्म की बात करें, अगर मन्नू भंडारी जी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ था। 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश मंदसौर में। मंदसौर जगह मध्य प्रदेश में पड़ती है। इनका पूरा नाम महेंद्र कुमारी था। क्या नाम था इनका? महेंद्र कुमारी। प्यार से इनके परिवार के लोग मन्नू मन्नू कहते थे, तो वहीं से इनका नाम जो है मन्नू भंडारी हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ देखिए आप एक प्रश्न के साथ देखें हैं, इसे आगे भी देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, महाभोज नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? महाभोज नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? नाटक में पूछा गया है दृश्यों की संख्या। ये देखिए, महाभोज नाटक भी है, महाभोज उपन्यास भी है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। नाटक का प्रकाशन आप बता दीजिए, उपन्यास का प्रकाशन आप बता दीजिए। अभी हमने आपको बताया था, तो नाटक का प्रकाशन हुआ था 1982 में और उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1979 में। ठीक है, और जो इसमें जो है बात करें अगर नाटक में, तो नाटक में है 11 दृश्य। कुल दृश्यों की संख्या पूछा है। नाटक में कुल दृश्यों की संख्या 11 है और उपन्यास में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, ये नाटक और उपन्यास में कुल दृश्यों की संख्या हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, महाभोज नाटक किस गांव की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। महाभोज नाटक जिसको मन्नू भंडारी ने वर्ष 1979 में लिखा था, यह किस गांव की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सरोहा गांव की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। किस गांव की? सरोहा गांव की पृष्ठभूमि पर ये नाटक लिखा गया। इसके बारे में हम आपको बता दें, इस नाटक में जो है जो इसका नायक है विशु, जिसका नाम रहता है विशु। इसका जो है शार्ट नाम रहता है, मतलब इसको विशु विशु के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसका नाम रहता है विशेषर। इसका नाम क्या रहता है? विशेषर। विशु जो है एक दलित युवक है और अपनी बस्ती में जागरूक युवक है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो लोगों को जो है शिक्षा देता है, जागरूक करता है, नियम कानूनों के बारे में बताता है। तो उसकी हत्या कर देते हैं कुछ राजनीतिक जो दुश्मन रहते हैं,
जो नहीं चाहते हैं कि दलित बस्ती के लोग जागरूक हों, पढ़े लिखें, समझदार हों, तो उसकी लाश को जो है रख करके अपने घर के पास, अपने द्वार पे उसकी माँ जो है रोती है। तो यहीं से इस नाटक की शुरुआत होती है। मतलब इस नाटक की शुरुआत बिशु की लाश के सामने उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है, वहीं से ही इस नाटक की शुरुआत होती है। और ये गांव कौन सा है ये हमने आपको बता ही दिया, सरोहा गांव। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप, महाभोज नाटक की कथा किस वास्तविक घटना से प्रेरित है? जो महाभोज नाटक की कथा है ये एक वास्तविक घटना घटी थी। जो है वो घटना कौन सी थी उसी को आधार बना करके इसकी रचना की गई है। तो ये जो है 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में पटना जिले के बेलछी में एक नरसंहार हुआ था। इसमें जो है दर्जनों लोगों की हत्या हो गई और जिसमें कुछ लोग जिंदा जल गए थे। लगभग दर्जन लोगों की लगभग हत्या हुई। दर्जन लोग मतलब 12-15 लोगों की हत्या हो गई, दर्जनों लोगों की हत्या हुई और कुछ जिंदा जल गए, प्लस जिंदा भी जल गए। उसी को आधार बना करके जो है इसकी कथानक को मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। जो महाभोज नाटक की वास्तविक घटना अगर पूछा जाएगा तो ये वर्ष 1977 के पटना जिले के बेलछी नरसंहार को वास्तविक घटना मान करके जो है इस नाटक की कथा भूमि की पृष्ठभूमि को इन्होंने महाभोज नाटक की लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे देखते हैं, महाभोज नाटक में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? कुल पात्र अगर पूछ लिया जाएगा इसमें तो क्या आपको पता है कुल पात्रों की संख्या कितनी है? अनुमान लगा सकते हैं आप। 10 हो सकती है क्या, 20 हो सकती है क्या, 25 हो सकती है क्या, 30 हो सकती है क्या? तो 250 लिख दिए है। 30 हो सकती है क्या इनमें से कोई हो सकती है? तो ये 30 है। महाभोज नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? 30। तो कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें से एक है दा साहब। 1 नंबर के चालबाज धूर्त, ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये वर्तमान सीएम है। ठीक है। एक हैं सुकूल बाबू, ये एक्स सीएम है। ठीक है। और जो है इसके बाद से हैं एक विशु जो इस गांव का युवक है जिसकी हत्या कर दी जाती है, इस नाटक का नायक कह सकते हैं इसको। और एक है वृंदा है, ये विशु का मित्र है, विशु का शुभचिंतक है। एक है रुकमा जो है ये वृंदा की प्रेमिका और बाद में इसकी पत्नी बन जाती है। कौन? वृंदा। ठीक है। और एक जोरावर खान है, जोरावर खान के पुत्र ही जो है मिल करके और जोरावर खान मिल करके विशु की हत्या करते हैं। तो जोरावर खान भी जो है एक महत्वपूर्ण पात्र है। उसके अतिरिक्त एक पात्र जोगेश्वर है जो विशु की लाश को सबसे पहले देखता है, नाले के पास फेंकी गई है। तो एक पात्र जोगेश्वर है, एक पात्र जो है जोरावर है। दास साहब वर्तमान मुख्यमंत्री है, सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, विशु नायक है। तो ये इतने सारे पात्र हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल पात्रों की संख्या अगर पूछ ली जाएगी तो आप कितना बताएंगे? 30। भूतपूर्व अगर मुख्यमंत्री पूछ लिया जाएगा तो आप किसको बताएंगे? सुकुल बाबू को। भूतपूर्व मुख्यमंत्री आप बताएंगे सुकुल बाबू को। ठीक है। महाभोज नाटक में बस्ती में आग कौन लगाता है? बस्ती में आग लगा दी जाती है जिससे काफ़ी लोग जो है जल जाते हैं, बस्तियां जल जाती हैं, सामान जल जाते हैं, आदमी भी जल जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि बस्ती में आग कौन लगाता है। तो एक जोरावर लठैत के नाम, जोरावर लठैत है,
लाठी चलाने में काफ़ी माहिर है। लठैत जोरावर जो है बस्ती में आग लगाता है। अच्छा, जोरावर के बारे में हम आपको बता दें तो ये सरोहा का जमींदार है। कहाँ का? ये सरोहा का ये जमींदार है। ये सरोहा का जमींदार है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे दा साहब उनका चाटुकार है। यानी कि उन्हीं के इशारों पर काम करने वाला है। कौन? जोरावर कौन है? सरोहा का जो है ये जमींदार है और दा साहब का चाटुकार है। यही जो है आग लगाता है सरोहा गांव की बस्ती में, दलित बस्ती में, जिससे जो है 9 लोग मर जाते हैं। जिससे कितने लोग मर जाते हैं? 9 लोग मर जाते हैं। और ढेर सारे सामान, ढेर सारी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियाँ जल जाती हैं। तो और एक क्वेश्चन तो ये था, बिच्छू की लाश को सबसे पहले पुलिया के नीचे कौन देखता है? अच्छा, बस्ती में आग कौन लगाता है? बस्ती में आग लगाता है ये जो अभी हमने आपको बताया है डिटेल में। बस्ती में आग कौन लगाता है? बस्ती में आग लगाता है जोगेश्वर। ये जोरावर बस्ती में आग लगाता है। सारी चीज़ें अभी हमने आपको बताई हैं इसके बारे में। अब ये देखते हैं बिच्छू की लाश को सबसे पहले कौन देखता है। तो बिच्छू की लाश को सबसे पहले जो है वो जोगेश्वर देखता है। कौन देखता है? जोगेश्वर है कौन? जोगेश्वर जो है दलित बस्ती का ही एक व्यक्ति है जो सुबह शौच आदि क्रिया के लिए जब जाता है बाहर, तो वहीं पुलिया के पास बिच्छू की लाश देखता है। तब आकर के गांव में वो बताता है कि बिच्छू की मृत्यु हो गई है, उसकी लाश जो है पुलिया के पास फेंकी गई है। तो क्वेश्चन इतना सा आएगा कि बिच्छू की लाश को सबसे पहले कौन देखता है? तो जोगेश्वर देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरोहा उपचुनाव में दा साहब की पार्टी से चुनाव में कौन उतरता है? सरोहा उपचुनाव में दा साहब की पार्टी से दा साहब कौन है? पहले तो ये आप बताइए, हमने अभी बताया था आपको। दा साहब महाभोज नाटक में वर्तमान सीएम, प्रेजेंट सीएम के रूप में चित्रित हुए हैं। और उनकी तरफ से सरोहा में उपचुनाव का माहौल था। जिस समय का ये नाटक लिखा गया है उस समय वहाँ पे ये दिखाया गया है कि वहाँ पे उपचुनाव का माहौल है। तो उस समय इनकी पार्टी से, किसकी पार्टी से? दा साहब की पार्टी से एक उम्मीदवार था लखन सिंह नाम का। लखन सिंह, जिसका नाम लखन सिंह था, उसी को उम्मीदवार बनाते हैं दा साहब अपनी पार्टी से। विपक्षी पार्टी से कौन लड़ते हैं? जो एक्स सीएम हैं सुकुल बाबू जो है वो विपक्षी पार्टी से लड़ते हैं, उम्मीदवार होते हैं। लेकिन दा साहब के समर्थित उम्मीदवार लखन सिंह सुकुल बाबू को हरा देते हैं और चुने कौन जाते हैं? लखन सिंह। ठीक है, ये हो गया। चुनाव मैदान में कौन उतरता है, कौन जीतता है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महाभोज नाटक में मसाल अखबार के संपादक कौन थे? महाभोज नाटक में मसाल अखबार के संपादक कौन थे? तो ये इसके संपादक कौन थे? एक जिक्र आया है इसमें, महाभोज नाटक में जब आप पढ़ेंगे तो एक जिक्र आया है मसाल अखबार का, जिसमें बिच्छू की हत्या जब हो जाती है तो ये जो इसके संपादक थे ये भी चाटुकार थे, ये भी लालची थे, धनलोलुप थे। तो बिच्छू की हत्या को हत्या ना दिखा करके रहस्यात्मक मौत दिखाते हैं कि मतलब रहस्य से भरी है, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज़ें क्लियर थी कि बिच्छू की हत्या जो है जोरावर ने ही करवाई है। तो इसमें जो है आपको बताना है मसाल अखबार के संपादक कौन हैं। मसाल अखबार के संपादक जो हैं वो हैं दत्ता बाबू। एक हैं दत्ता बाबू कौन हैं? दत्ता बाबू मसाल अखबार के संपादक हैं। ये पूछ लिया जाएगा मसाल अखबार के संपादक कौन है, तो दत्ता बाबू हैं। ठीक है, आगे देखिए।
सरोहा गांव का थानेदार कौन है? सरोहा गांव का थानेदार कौन है? सरोहा गांव का थानेदार जो है वो भैरव सिंह है, भैरव सिंह। इसकी चारित्रिक विशेषताएं यदि हम आपको बता दें तो यह 1 नंबर का लंपट मूर्ख, ये लंपट मूर्ख, घूसखोर भी है, दलित विरोधी भी है, ये दलित विरोधी भी है, दलितों से विरोध करने वाला है ये। तो यानी कि बहुत सी चारित्रिक कमियों वाला, बहुत से अवगुणों वाला ये भैरव सिंह है, सरोहा गांव का ये थानेदार है। ठीक है, सरोहा गांव का ये थानेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिंदा उर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद कौन है? तो बिंदा उर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद जो है ये विशु का मित्र है, विशु का मित्र है ये। और जो है सरोहा गांव का एक और दलित युवक है, एक और दलित जागरूक युवक है, इसको हम कह सकते हैं कि जागरूक युवक है ये, जो विशु की हत्या के बाद लोगों को जागरूक और शिक्षित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। ठीक है, विशु उर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद, बिंदा उर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद विशु का मित्र और शुभचिंतक है। और विशु के केस में ये जो लोग शामिल थे उनको सज़ा दिलाने के लिए भरसक प्रयास करता है, लेकिन जो राजनीति के नुमाइंदे हैं, जो राजनीति के चाटुकार हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, वो सब मिल करके लास्ट में बिंदा को ही जो है मुजरिम बना देते हैं और इसी को ही जेल भेज देते हैं। ठीक है, अभी आगे बताएंगे आपको हम। ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विशु को चाय में जहर कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 12, विशु को चाय में जहर कौन देता है? तो जोरावर एक पात्र अभी आया था, जोरावर कौन था? जोरावर सरोहा का जमींदार था, सरोहा का जमींदार था। और इसके 2 लड़के थे, इसके 2 लड़के थे, बंसी और बिहारी, बंसी और बिहारी। यही लोग जो है उसको चाय में जहर दे देते हैं। किसको? विशु को चाय में जहर दे देते हैं और वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसकी लाश को जो है पुलिया के नीचे गांव के बाहर फेंक देते हैं। कौन? बंसी और बिहारी चाय में जहर देते हैं जोरावर के कहने पर, मतलब मेन भूमिका के रूप में जोरावर ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभोज नाटक की लेखिका मन्नू भंडारी का विवाह किससे होता है? जो महाभोज नाटक की लेखिका मन्नू भंडारी हैं उनका विवाह किससे होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हिंदी साहित्य के, उनसे मन्नू भंडारी जी की शादी होती है, उनसे विवाह होता है। तो उनका नाम क्या है? जानते सभी लोग होंगे कि इनका विवाह किससे होता है? राजेंद्र यादव से। राजेंद्र यादव से इनका विवाह होता है किस वर्ष? 1959 में। 1959 में शादी होती है इनकी। और 1961 में मन्नू भंडारी जी को रचना नाम की एक सुंदर सी पुत्री का जन्म होता है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की 1959 में शादी होती है। 1961 में एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम रचना होता है। हालांकि बाद में एक लंबे समय के बाद, एक लंबे जीवन काल के बाद जो है इन लोगों का तलाक हो जाता है, जो बड़े चर्चा का विषय बनता है साहित्य जगत में। ये ढेर सारी बातें होती हैं, लेकिन उन सारी बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए, अंजू दीदी नाटक आ गया। अंजू दीदी नाटक उपेंद्र नाथ तस्कर ने किस वर्ष लिखा था? एक अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जो है महाभोज नाटक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अंजू दीदी नाटक। अंजू दीदी नाटक यूजीसी नेट इकाई 8 में सिलेबस में शामिल है। तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये बताना है। तो ये जो है 1955 में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, एक चीज़ ये पूछ लेगा, अंजू दीदी नाटक के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ तस्कर। आप बता देंगे किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1955 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
ये चीज़ें हो गई। अंजू दीदी नाटक में कुल पात्रों की संख्या, उसमें हम लोग देखे थे कुल पात्रों की संख्या कितनी थी। महाभोज नाटक में हम लोग देखे थे कि पात्रों की संख्या कितनी थी। इस हमारे क्लास की विशेषता ये रहती है कि आपको जो है पुराने प्रश्नों को भी रिवीजन कराते चलते हैं। महाभोज नाटक में आप पात्रों की संख्या कितनी देखे थे, 30। और ये जो है अंजू दीदी नाटक, इसमें पात्रों की संख्या कितनी है। अंजू दीदी नाटक सबसे पहले इसके लेखक कौन है, इसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। तो इसमें पात्रों की संख्या कितनी है, 9। इसमें 5 पुरुष पात्र हैं, 4 स्त्री पात्र हैं। 5 + 4, 5 पुरुष पात्र हैं, 4 स्त्री पात्र हैं। ठीक है, 5 पुरुष पात्र हैं, 4 स्त्री पात्र हैं। अभी हम पात्रों की परिचय भी आपको बता देंगे, अगला क्वेश्चन हमने इसको बनाया है। हम बता देते हैं इसी में आपको पात्रों के परिचय के बारे में, ताकि आपको नाटक की पृष्ठभूमि को समझ सकें आप। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मुख्य पात्र हैं कौन, अंजू। इसमें मुख्य पात्र कौन है, अंजू। मुख्य पात्र में कौन है, अंजू। इनको हम महिला बना देते हैं। इनके पति हैं इंद्र नारायण। ये पेशे से वकील हैं। ये बाद में जज बन जाते हैं। ठीक है, ये पति पत्नी हैं। इनके एक भाई हैं, भाई को हम इधर बना देते हैं, इनके श्रीपत मस्तमौला किस्म के भाई हैं। ये इनके भाई हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे। और इनके एक पुत्र हैं नीरज। अंजू और इंद्र नारायण के एक पुत्र हैं नीरज। ठीक है, नीरज की पत्नी है ओमी। नीरज की जब ये ओमी पत्नी है तो ये इनकी क्या लगेगी, अंजू की क्या लगेगी, ये इनकी बहू लगेगी। अंजू और इंद्र नारायण की बहू लगेगी। अंजू और इंद्र नारायण का लड़का नीरज है, तो नीरज की पत्नी ओमी जो है अंजू और इंद्र नारायण की क्या लगेगी, बहू। ठीक है, एक पात्र है इसमें अनिमा। ये जो है अंजू की है सहेली। अनिमा अंजू की है सहेली। नीरज नीलम एवं ओमी का पुत्र है। नीरज जो है, एक नीरज है, ये नीलम एवं ओमी का पुत्र है। ये नहीं, नीलम, एक है नीलम, इसका नाम नीलम है। ये इन दोनों का पुत्र है, नीरज और ओमी का। इतने सारे पात्र हैं। एक देखिए, इनके नौकर हैं, इसके अंजू के नौकर हैं मुन्नी और राधो। फिर से एक बार हम पात्रों के बारे में बता देते हैं। अंजू दीदी नाटक की नायिका हैं। इंद्र नारायण इनके पति हैं, पेशे से वकील हैं। अंजू दीदी सारा काम टाइम टू टाइम करने वाले हैं, डिक्टेटरशिप टाइप के हैं। अपना शासनात्मक रवैया हमेशा घर में बरकरार रखना चाहती हैं। सारा काम इनके मर्जी से होना चाहिए, इस टाइप की ये हैं पात्र। एक अंजू की सहेली हैं। अंजू की सहेली हमने आपको बताया था कौन है, अनिमा। अंजू की सहेली अनिमा है। ये देखिए अनिमा है। अंजू के भाई श्रीपत हैं, मस्तमौला किस्म के आदमी हैं। अंजू के सारे नियम कानून को जब भी आते हैं तोड़ देते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। मुन्नी और राधो अंजू के नौकर हैं। अंजू के पुत्र हैं नीरज और उनकी पुत्र वधू हैं ओमी और नीरज का लड़का है नीलम। ये सारे इतने पात्र हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे आपको। अब ये देखिए अगला, नीरज की माँ अंजू नीरज को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है, लेकिन नीरज की इच्छा क्या है। देखिए, नीरज किसका लड़का है, हम आपसे एक बार फिर पूछ लेते हैं। नीरज जो है किसका लड़का है ये, तो नीरज जो है अंजू और इंद्र नारायण का लड़का है। ये। ठीक है, तो नीरज को अंजू जो है वो कमिश्नर बनाना चाहती है। क्या, कमिश्नर, ये कमिश्नर बनाना चाहती है। लेकिन नीरज जो है क्या बनना चाहता है, ये क्रिकेटर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, क्रिकेटर। नीरज जो है क्या बनना चाहता है, वो क्रिकेटर। ठीक है, ये चीज़ें प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अंजू उसको जो है कमिश्नर बनाना चाहती है, लेकिन नीरज जो है क्रिकेटर बनना चाहता है।
नाटक में अंजू की मृत्यु कैसे होती है? नाटक में अंजू की मृत्यु कैसे होती है? हमने अभी अंजू दीदी के बारे में बताया है कि अंजू दीदी किस टाइप की चारित्रिक विशेषताओं वाली हैं। उनकी विशेषताएं ये है कि उनके घर में उन्हीं के कानून चले, उनकी बातें सारी सब मानी जाएं, जैसे वो कहें उसी प्रकार से हो। तो इनके जो पति थे इंद्र नारायण, ये जो है शराब पीते थे खूब ज़्यादा। जो चीज़ें जो है इनको अंजू को बुरी लगती थी, ये नहीं चाहती थे, बार बार मना करती थी। जब ये मना करते करते आजिज़ आ गई, नहीं मानी, तब ये जान गई कि हमारी बातें काटी जा रही हैं, परिवार में हमारे आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसी से क्षुब्ध होकर के, इसी से गुस्सा होकर के अंजू जो है आत्महत्या कर लेती है। यानी कि पति के शराब पीने की आदत बार बार मना करने के बाद भी ना छूटने के कारण अंजू की मृत्यु जो है आत्महत्या कर लेने से हो जाती है। ये बात इतनी सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक में अंजू की छाया किस पात्र में देखी जा सकती है? नाटक में अंजू की छाया किस पात्र में देखी जा सकती है? यानी कि अंजू की तरह से ही सोच विचार वाली, अंजू की तरह से टाइम टू टाइम कार्य करने वाली, अंजू की तरह से ही सबको आदेश देने वाली, अंजू की तरह से ही पूरे घर में भय का माहौल बना के रखने वाली, ऐसी छत्र छाया वाली, ऐसी गुण विशेषता वाली कौन सी पात्र है? तो हम आपको बता देते हैं, तो वो है नीरज की पत्नी। नीरज कौन था? नीरज जो है अंजू का पुत्र था, और नीरज की पत्नी को हमने अभी 2-3 बार बताया है, आपको 2-3 क्वेश्चन में बताया है। तो इसकी पत्नी का नाम क्या था? ओमी। इन दोनों का एक पुत्र हुआ नीलम। तो अंजू दीदी की छाया किस पात्र में देखी जा सकती है? तो अंजू दीदी की छाया देखी जा सकती है ओमी में देखी जा सकती है। किस में? ओमी में। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ? विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ? ये किस पात्र का कथन है? सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि आपको किस नाटक से कथन है। तो हम आपको अंजू दीदी नाटक के क्वेश्चन करा ही रहे हैं, तो आप आसानी से बता देंगे। अगर ये पूछा जाएगा ये किस नाटक का कथन है, तो आप बताएंगे अंजू दीदी। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन कब हुआ था ये पूछ लेगा, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 1955 ईस्वी। अंजू दीदी नाटक के नाटककार कौन है? तो आप बताएंगे उपेन्द्र नाथ तस्क हैं। अंजू दीदी में नाटक में कितने पात्र हैं? तो आप 9 बताएंगे। अब इसमें लेकिन पूछा है विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रीपत का कथन। अब आप क्वेश्चन एक ये हमको बता दीजिए कि श्रीपत कौन है? वो नाटक में श्रीपत कौन है? तो नाटक में श्रीपत जो है अंजू दीदी का भाई है। नाटक में श्रीपत जो है अंजू दीदी का भाई है, ठीक है। उपेन्द्र नाथ तस्क का जन्म कहाँ होता है? ये बता दीजिए उपेन्द्र नाथ तस्क का जन्म कहाँ होता है? उपेन्द्र नाथ तस्क हैं कौन? उपेन्द्र नाथ तस्क जो है अंजू दीदी के नाटककार हैं। जो रचना शामिल है यूनिट 8 में नाटक में, जो सिलेबस है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये जो है उपेन्द्र नाथ तस्क का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म जो है 14 सितंबर 1910 को 14 सितंबर 1910 को जालंधर के कल्लोआनी मोहल्ला में, जालंधर के कल्लोआनी मोहल्ला में, जालंधर के कल्लोआनी मोहल्ला में होता है। इनके पिता जो है माधवराव, इनके पिता माधवराव तथा माता बसंती देवी, पिता माधवराव तथा माता बसंती देवी हैं, ठीक है। पिता माधवराव और माता बसंती देवी हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए नाटक बदल गया हमारा, हम 2 नाटक से संबंधित प्रश्नों को कर चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरे नाटक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और जो है देखिए आप, अगला नाटक है जो है शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। तो एक और द्रोणाचार्य नाटककार का परिचय आप बताइए। सबसे पहले तो आप बताइए कि नाटककार हैं कौन। तो नाटककार कौन है? शंकर शेष। नाटककार कौन है? शंकर शेष नाटककार हैं।
तो 1933 में इनका जन्म होता है, 1981 में इनकी मृत्यु होती है। इन्हीं का परिचय पूछा गया है। और होता कहाँ है इनका जन्म? बिलासपुर के सामंतशाही परिवार में। बिलासपुर के सामंतशाही परिवार में। बिलासपुर के सामंतशाही परिवार में। इनके पिता कौन थे? इनके पिता कौन थे? पिता थे नागोराव शेष, तथा माता जो है, माता इनकी थी सावित्री देवी। माता इनकी थी सावित्री देवी। ठीक है, पिता नागोराव शेष थे, माता सावित्री देवी थी। 1933 में जन्म होता है, 1981 में इनकी मृत्यु होती है। और बिलासपुर के सामंतशाही परिवार में इनका जन्म होता है। अभी आगे क्वेश्चन में हम फिर पूछेंगे ये चीज़ें, इसलिए आप याद रखें इनके। तो इनके बारे में एक विशेष चीज़ और आप हम बता दें, ये कुल 16 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 16 भाई बहन थे। कैसे? ये इनके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी। इनके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी। एक से जो है 8 बच्चे थे, दूसरी पत्नी से भी 8 बच्चे थे। तो ये जो है पहली पत्नी के संतान थे। ये पहली पत्नी के संतान थे। इनके पिता जो नागोराव शेष हैं, उन्होंने 2 विवाह किया था। दोनों पत्नियों से कुल मिला जुला करके इनके 16 बच्चे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक और द्रोणाचार्य नाटक में कितने अंक हैं ये बताना है। एक और द्रोणाचार्य नाटक में कितने अंक हैं ये बताना है आपको। तो 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 2 अंक हैं। दोनों अंकों को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। ठीक है, दोनों अंकों को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। कुल अंक जो है कितने हैं? 2। अगला क्वेश्चन देखिए। एक और द्रोणाचार्य नाटक के प्रमुख पात्रों का परिचय दीजिए। कम से कम 2, 3, 4 पात्रों को तो आपको याद होना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वो कौन से जो है पेशे से संबंधित है, उनका नाम क्या है, नाटक में उनकी भूमिका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आप कौन कौन से पात्रों को याद कर पा रहे हैं, कौन कौन से पात्र आपको याद हैं, याद कर पा रहे हैं कि नहीं याद कर पा रहे हैं, ये हम आपको, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, एक और द्रोणाचार्य नाटक के प्रमुख पात्रों का परिचय आपको बताना है। तो सबसे पहले पात्र हम है इसमें महत्वपूर्ण जो है वो अरविंद। अरविंद जो है वो कॉलेज का प्रोफेसर है। कॉलेज का प्रोफेसर है, ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, ये द्रोणाचार्य के प्रतीक हैं। ये प्रतीकात्मक नाटक है, दोहरी कथा वस्तु को लेकर के। द्रोणाचार्य का, ये द्रोणाचार्य के प्रतीक हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अरविंद जो हैं ये द्रोणाचार्य के प्रतीक हैं। जब एक बार आप नाटक को पढ़ेंगे उसके बाद इन प्रश्नों को देखेंगे, तब इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। तब आपको इन प्रश्नों की कीमत समझ में आएगी, कितने महत्वपूर्ण। और ये मेरे द्वारा ढूंढ करके, खोज करके प्रश्न जो है बनाए गए हैं, पढ़ करके मूल पाठ्य पुस्तकों को, ये कहीं से कॉपी नहीं किए गए हैं। ये अरविंद जो हैं वो कॉलेज का प्रोफेसर है और प्लस जो है द्रोणाचार्य का प्रतीक है। एक पात्र है लीला। लीला कौन है? तो लीला जो है वो अरविंद की पत्नी है। लीला जो है वो अरविंद की पत्नी है। लालची टाइप की है थोड़ा सा, और जो है आराम फरोश है, मतलब आराम उसको मिलना चाहिए, वो किसी प्रकार से मिले, चाहे पैसे कहीं से आए, किसी प्रकार से आए, उससे मतलब नहीं है। एक है इसमें यदु। एक है इसमें यदु, ये अरविंद का साथी लेक्चरार है। ये अरविंद के साथ का ही पढ़ाने वाला है। ये भी अरविंद का साथी है, टीचर है ये भी अरविंद के साथ। यदु। एक है प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है जिसकी उम्र 60 वर्ष बताई गई है इसमें। एक पात्र प्रिंसिपल है। आगे देखते हैं अगला पात्र चंदू। एक पात्र कौन सा है? एक पात्र देखिए कौन सा है? चंदू। चंदू जो है ये अरविंद का ही छात्र है, मतलब अरविंद जिस स्कूल में पढ़ाता है उसी का ही ये छात्र है चंदू। चंदू जो है इसकी उम्र बताई गई है 20 वर्ष।
इसकी उम्र बताई गई है 20 वर्ष। चंदू की उम्र कितनी बताई गई है? 20 वर्ष। ये बार बार आ जा रहा है यार। चंदू जो है इसकी उम्र बताई गई है 20 वर्ष। ठीक है, चंदू की उम्र बताई गई है 20 वर्ष और ये अरविंद के ही स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है। एक पात्र है अनुराधा, ये चंदू की ही क्लासमेट है, चंदू के साथ ही स्कूल में पढ़ती है और चंदू से प्रेम करती है। ये चंदू से ही प्रेम करती है। अनुराधा का भी नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पात्र है राजकुमार, एक पात्र है राजकुमार, ये जो है कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का है। ये कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का है, कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का है ये राजकुमार। मनबड़ टाइप का है। कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करते हुए जब अरविंद इसको पकड़ता है, चाकू रख करके नकल करता है अरविंद, जब इसको पकड़ता है और इसकी रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए कहता है तो इसका पिता जो है अरविंद को आकर के धमकाता है कि रिपोर्ट अपनी वापस ले ले, लेकिन अरविंद जो है वो बार बार रिपोर्ट भेजने के लिए कहता है। तो बीच में विभिन्न प्रकार के दबाव धमकी दिलवा करके जो है वो रिपोर्ट आखिरकार जो कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं वो रोक लेते हैं और अपने पुत्र राजकुमार को बचा लेते हैं। बाद में राजकुमार एक और कांड करता है, अनुराधा के साथ छेड़खानी करता है और रेप करने की कोशिश करता है अनुराधा का। अनुराधा है कौन? अनुराधा जो है अरविंद की स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्र है और चंदू से प्रेम करती है। जब अनुराधा जो है चंदू से मिलने के लिए जाती है तो रास्ते में उसको राजकुमार मिल जाता है और राजकुमार इससे छेड़खानी करता है और रेप करने की कोशिश करता है। इसकी शिकायत अनुराधा जो है अरविंद के पास करने आती है। तो अरविंद तो शिकायतों को बड़े अच्छे तरीके से सुनता है और अनुराधा का साथ देने के लिए करता है, लेकिन जब कॉलेज प्रेसिडेंट का दबाव पड़ता है तो ये मुकर जाता है। तो इस चीज़ से आहत होकर के अनुराधा जो है जा रही थी, जिसमें राजकुमार के साथियों द्वारा अनुराधा का एक्सीडेंट करवा करके इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी कहानियाँ हैं ढेर सारी, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे हम। अब ये देखिए, एक बिमलेंदु प्रोफेसर है, उसकी हत्या कैसे होती है? एक प्रोफेसर है बिमलेंदु जिसकी आत्मा बार बार जो है अरविंद को आकर के सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो ये जो है बिमलेंदु प्रोफेसर की हत्या कैसे होती है? तो बिमलेंदु इसी के साथ में पढ़ाने वाला प्रोफेसर था। ये एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते हुए पकड़ लेता है। कौन? बिमलेंदु। परीक्षा के दौरान बड़े आदमी का एक लड़का था, उसको पकड़ लेता है तो गुंडों ने इसकी हत्या कर दी। गुंडों ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? बिमलेंदु की। प्रोफेसर था। ठीक है। चंदू महाभारत के किस पात्र का प्रतीक है? चंदू जो है महाभारत के किस पात्र का प्रतीक है? चंदू युधिष्ठिर का प्रतीक है। चंदू महाभारत में किस पात्र का प्रतीक है? युधिष्ठिर का प्रतीक है। अच्छा, युधिष्ठिर का प्रतीक है, ये आप तो ये क्वेश्चन रट लिए, याद हो गया आपको, लेकिन प्रतीक है कैसे ये चीज़ें हम आपको बता दें। तो एक कहानी नुमा, आप ध्यान से सुनिएगा। चंदू महाभारत में जो है युधिष्ठिर का प्रतीक इस प्रकार से है कि जब अनुराधा की हत्या हो जाती है तो चंदू उसको न्याय दिलाने के लिए अरविंद के पास आता है। तो अरविंद जो है पहले से प्रेसिडेंट के दबाव में मुकर जाता है। तो प्रेसिडेंट के बहकावे में आकर के या प्रेसिडेंट के दबाव में आकर के जो है राजकुमार के खिलाफ अरविंद ना तो कोई गवाही देता है ना तो कोई कार्रवाई करता है। तो इस वजह से जो है प्रेसिडेंट जो है इसको प्रिंसिपल बना देता है। प्रिंसिपल किसको बना देता है? अरविंद को। प्रिंसिपल बनाता क्यों है? क्योंकि जो है अरविंद प्रेसिडेंट के लड़के को बचाता है। तो अरविंद और प्रेसिडेंट में अच्छी खासी बनती है। तो अरविंद और प्रेसिडेंट जो है पहाड़ी पे शाम के समय टहलने जाया करते थे। शाम के समय टहलने जाया करते थे। तो वहीं से एक दिन प्रेसिडेंट का पैर फिसल करके जो है गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई।
इल्ज़ाम लगा जो है अरविंद के ऊपर कि जो है अरविंद ने उसको धक्का दिया, क्योंकि दोनों साथ में जाते थे। उस समय वहाँ पे जो है ये मौजूद था, कौन, चंदू। चंदू वहाँ पे मौजूद था, तो चंदू की गवाही हुई कि क्या सच में जो है अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया था। तो चंदू ने बताया कि हमने देखा था कि ये उनको हाथ से पकड़े थे, क्योंकि प्रेसिडेंट की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये धक्का दिए थे कि नहीं दिए थे, ये सारी कन्फ्यूजन में जिस प्रकार से युधिष्ठिर जो है अर्ध सत्य बोलते हैं महाभारत में, उसी प्रकार से जो है चंदू भी यहाँ पे प्रयोग करता है अपनी बुद्धि और विवेक को, जिससे कि अरविंद को सजा हो जाए। तो इसीलिए जो है चंदू को युधिष्ठिर का प्रतीक माना गया है। और चंदू जो है हमेशा सत्य के लिए और अच्छे कार्यों के लिए हमेशा लड़ाई और संघर्ष करता रहता है। ये सारी विशेषताओं के लिए जो है चंदू को युधिष्ठिर का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बकरी नाटक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को